शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कुर्स्क की जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। कुर्स्क में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। रूस ने यूक्रेनी टुकड़ी को टारगेट किया है। यूक्रेन के 46 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है कुर्स्क में, तो रूसी सेना को बड़ी कामयाबी कुर्स्क में मिलती हुई। वैसे यूक्रेन ने अपनी हार टालने के लिए नेटो सेनाओं को युद्ध में उतारने की साजिश रची है। इस साजिश का केंद्र बिंदु है यूक्रेन का चेरकासी परमाणु संयंत्र। पोलैंड के खोजी पत्रकार की रिपोर्ट है कि एटमी संयंत्र चालू करने की आड़ में यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय सहित रूस समर्थक सोशल मीडिया हैंडल से इस खबर को प्रसारित किया जा रहा है। इस साजिश का पर्दाफाश होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मित्र देशों के करीब एटमी तैनाती कर दी है। देखिए कैसे यूक्रेन की चेरकासी साजिश यूरोप महाविनाश का कारण बन सकती है। यूक्रेन युद्ध में एक नया एटमी षड्यंत्र शुरू हो चुका है और इस षड्यंत्र को यूरोप में डर्टी बम विस्फोट का आधार माना जा रहा है। खबर यह है कि पॉलिश भाषा में चलने वाली एक न्यूज वेबसाइट ने बहुत बड़ा दावा किया है। नीजलेज़नी ज़िनिक पॉलिटिस्नी नाम की इस वेबसाइट ने दावा किया है कि यूक्रेन डर्टी बम बनाने के लिए एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। पोलैंड के खोजी पत्रकार जेसिक टॉचमैन ने दावा किया है कि यूक्रेन का एनर्जी प्लांट डर्टी बम बनाने का कवर अप है। यूक्रेन चेरकेसी में चिग्रिंस्की न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। इस प्लांट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल पश्चिमी देशों से मंगाया जा रहा है। इसके साथ ही यहां दुनिया के परमाणु प्लांट का परमाणु कचरा जमा किया जा रहा है। पोलैंड की इस पत्रकार का दावा है कि नए पावर प्लांट में यूक्रेन डर्टी बम बनाने की तैयारी कर रहा है और एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के नाम पर यूरोप पर डर्टी बम विस्फोट की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि यूक्रेन ऐसी साजिश क्यों करेगा। दरअसल रूस के बारूद से दहकता यूक्रेन लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत चाहता है ताकि वो रूस के उन अहम ठिकानों को तबाह कर सके जहां से यूक्रेन की जमीन पर हमले किए जाते हैं। लेकिन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत अब तक नहीं मिली है। इसीलिए इस खबर में दावा किया गया है कि यूक्रेन यूरोप में डर्टी बम विस्फोट करके युद्ध भड़काना चाहता है। यूक्रेन चाहता है कि नेटो देश जंग में सीधे शामिल हो जाएं। डर्टी बम विस्फोट के बाद यूरोप के देश रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। हालांकि यूक्रेन ने पॉलिश वेबसाइट की इस खबर का खंडन किया है। यूक्रेन फॉर्म नाम की वेबसाइट ने कहा है कि पॉलिश भाषा में छापी गई ये खबर रूस का प्रोपेगेंडा है। लेकिन इस साजिश की खबर के बाद रूस ने इस मुद्दे को दुनिया के सामने उठाया और पूरे यूरोप के लिए इसे खतरा करार दिया है। क्योंकि रूस नहीं चाहता है कि इस युद्ध में यूरोप या अमेरिका के देश सीधे शामिल हों। रूस ने इसके साथ ही यूक्रेन सहित अमेरिका तक को न्यूक्लियर वार्निंग भी जारी कर दी है। रूस ने एक साथ कई मोर्चों पर परमाणु तैयारी की है और उसका पहला संकेत कनाडा के करीब नजर आई रूस की सबमरीन है। तो बुल्गारियन मिलिट्री का दावा है कि कनाडा के करीब रूस की सबमरीन नजर आई। इस सबमरीन का नाम एम्परर अलेक्जेंडर III है, जो परमाणु ऊर्जा से चलती है। रूस की यह सबमरीन ईस्टर्न आर्कटिक सेक्टर में नजर आई है। रिपोर्ट है कि यह सबमरीन आर्कटिक महासागर का चक्कर लगा चुकी है। एम्परर ने बर्फ के नीचे 7400 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। माना जा रहा है कि रूस के इस सबमरीन ने अंडर आइस वॉरफेयर का अभ्यास, यानी बर्फ की मोटी परत के नीचे मिसाइल और टॉर्पीडो दागने का अभ्यास किया है।
कनाडा के पास सबमरीन पहुंचाने का मतलब है कि अगर यूक्रेन डर्टी बम साजिश को अंजाम देता है तो रूस उसके मित्रों पर भी एटमी हमले के लिए तैयार है। दूसरी तरफ यूक्रेन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए रूस ने ज़ैपोरिज़िया में बड़ी बारूदी तैनाती कर दी है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट मार्च 2022 से रूस के कब्जे में है और इस पर यूक्रेन के रॉकेट हमले होते रहते हैं। लेकिन रूस ने अब इसे एक ऐसे विस्फोटक में बदल दिया है जिस पर रॉकेट गिरते ही रिएक्टर तक आंच पहुंच सकती है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के अंदर 1300 सैनिक हैं। इन सैनिकों के पास आर्टिलरी गन है। अब सैनिकों के कैंप रिएक्टर से 200 मीटर दूर लगाए गए हैं। इसके अलावा प्लांट के बाहर रूसी सेना की 8 चौकियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही प्लांट के बाहर 6.5 किलोमीटर के दायरे में बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। पंद्रह दिन पहले ही IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने इस प्लांट का दौरा किया था और अब यह प्लांट सबसे बड़े बारूदी खतरे से घिर चुका है। रूस की रणनीति यह है कि अब यूक्रेन के जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट हैं उनकी सप्लाई लाइन काट दी जाए ताकि यूक्रेन पर सरेंडर करने का दबाव बढ़ सके। यूक्रेन के खमेलनित्स्की, रिनवे, युजनोक्रेंस्क और ज़ैपोरिज़िया में एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है और रूस इस वक्त रिनवे में लगातार हमले कर रहा है। रूस का प्लान है कि सर्दियों से पहले यूक्रेन पर इतने हमले किए जाएं कि पूरे देश में बिजली संकट पैदा हो जाए। यूक्रेन भी रूस की इस रणनीति को जानता है और इसीलिए लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मांग रहा है। लेकिन नेटो देशों की टालमटोल जारी है और इसीलिए आशंका जताई गई है कि यूक्रेन डर्टी बम विस्फोट की साजिश रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क में रूसी सेना का बड़ा हमले में यूक्रेन का सैन्य वाहन ध्वस्त हो गया है। तो रूसी सेना ने बड़ा हमला किया कुर्स्क में। सर्दियां आने वाली हैं, प्रचंड ठंड का प्रहार होने वाला है। उससे ठीक पहले यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन के वजूद पर संकट तब मंडराने लगा जब रूसी सेना ने नई रणनीति के तहत हमले शुरू कर दिए। रूसी सेना अब तक सिर्फ यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों को जला रही थी, लेकिन अब उसने यूक्रेन के अनाज गोदामों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। रूस उन राज्यों में भीषण हमले कर रहा है जहां अनाज की पैदावार ज्यादा होती है और जहां यूक्रेन के अनाज गोदाम हैं। अगर रूस का यह अभियान सफल रहा तो सर्दियों में यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। सर्दी से ठीक पहले रूसी सेना ने यूक्रेन को नए सिरे से जलाना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन के अंदर अब नई रणनीति के तहत हमले कर रहा है। रूस के ये वो हमले हैं जिससे सर्दी में यूक्रेन ठंड से जम सकता है। रूस के इन हमलों की वजह से सर्दी में यूक्रेन भूख की वजह से सरेंडर कर सकता है। जी हां, रूस ने अब यूक्रेन की बिजली के साथ साथ अनाजों को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा और अनाज ठिकानों पर ऑलराउंड अटैक शुरू कर दिया है।
यूक्रेन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। वहां जुलाई, अगस्त और सितंबर में गेहूं की कटाई होती है। गेहूं की कटाई के बाद इसे सर्दियों के लिए अनाज के गोदामों में स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन अब रूस ने यूक्रेन को भूखों मारने का अभियान शुरू कर दिया है। यूक्रेन के एनर्जी के साथ साथ अनाज गोदामों को भी निशाना बनाया जा रहा है, ताकि सर्दी में यूक्रेन को ना तो बिजली मिल सके और ना ही खाना। रूस यूक्रेन के उन प्रांतों में सबसे ज्यादा हमले कर रहा है जहां अनाज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां न सिर्फ फसलों को जलाया जा रहा है, बल्कि अनाज गोदामों को भी तबाह किया जा रहा है। कीव में रूस ने 56 ड्रोन दागे। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 53 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। कीव में रूस के हमले की वजह से कई घर और गाड़ियां बर्बाद हो गईं। जासिफ यार में रूस ने फैब बम से एक फैक्ट्री को टारगेट किया। हमले से फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। सूमी में रूस ने ड्रोन और इस्कंदर मिसाइलों से धावा बोला। रूस के हमले में यूक्रेनी सेना का हथियार गोदाम नष्ट हो गया। खार्किव में रूस ने 2 जगहों पर हमला किया। यूक्रेन का पावर स्टेशन और अनाज गोदाम तहस नहस हो गया। वेनेत्सिया में रूस की KH-101 मिसाइलें खेत में गिरी। आग लगने की वजह से गेहूं की फसल जल गई। सवाल यही है कि आखिर रूसी सेना यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों और अनाज को क्यों बर्बाद कर रही है। दरअसल इन हमलों से रूस सर्दियों के दौरान यूक्रेन में ऊर्जा और अनाज का बड़ा संकट खड़ा करना चाहता है। सर्दियों में लोगों को बिजली और खाना नहीं मिलेगा तो यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। जरूरत होती है। सर्दियों में यूक्रेन कैसे जमने जा रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सर्दियों में यूक्रेन को 18 गीगावाट बिजली की जरूरत होती है। लेकिन सच यह है कि रूस के भीषण हमलों की वजह से यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। यूक्रेन में अब 9 गीगावाट बिजली की उत्पादन कम हो रही है। यानी सर्दियों में यूक्रेन को जितनी बिजली की जरूरत होगी उसका आधा ही उसे मिल पाएगा। यूक्रेन में थर्मल पावर के उत्पादन में 85% की कमी आ चुकी है। हाइड्रो पावर का उत्पादन 35%, तो न्यूक्लियर पावर का उत्पादन 25% घट गया है। रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में आने वाली सर्दी में यूक्रेन का बड़ा भूभाग ब्लैकआउट हो जाएगा। इसके बाद यूक्रेन जम सकता है। पिछले 2 सालों में रूस ने यूक्रेन को सर्दियों में ऊर्जा विहीन करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार वो यूक्रेन में बिजली के साथ साथ अनाज संकट भी पैदा करना चाह रहा है। यूक्रेन के जिन इलाकों में रूस का कब्जा है, वहां से रूसी सेना अनाज की चोरी भी कर रही है। इससे रूस को बड़ा मुनाफा हो रहा है। रूस को यूक्रेन से चोरी किए गए अनाज बेचने से 8,400 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन के ऊर्जा और अनाज ठिकानों को तबाह करने के लिए रूस ने 2 हफ्तों के अंदर 640 ड्रोन फायर किए। रूस के खतरनाक मंसूबों से न सिर्फ कीव बल्कि लंदन और वॉशिंगटन भी भयभीत हैं। यूक्रेनी फोर्स रूस के अभियान को नाकाम करने में जुट गई है। इस वजह से फ्रंट लाइन पर भयावह जंग छिड़ गई है। यूक्रेन ने भीषण हमला कर डोनेट्स्क के टॉर्स्क इलाके को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है।
पोक्रोवस्क में रूस और यूक्रेनी सेना में आमने सामने की खतरनाक जंग चल रही है। यूक्रेनी फोर्स अब नए ड्रोन और एंटी टैंक माइंस से हमले कर रूस को आगे बढ़ने से रोक रही है। ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना ने धावा बोला, रूस के हमले में यूक्रेन का ठिकाना समाप्त हो गया। लुहांस्क में रूस ने यूक्रेन की पोस्ट और हथियार डिपो को मलबा बना दिया। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन में बहुत बड़ा सैन्य संहार हो रहा है। रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 600 सैनिकों को खत्म कर दिया। रूसी हमले में यूक्रेन के 4 हथियार डिपो और 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन भी भस्म हो गए। युद्ध के मैदान से आ रही वॉर रिपोर्ट बता रही है कि हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम की कमी की वजह से यूक्रेन तबाह होने को मजबूर है। अगर अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को जरूरी एयर डिफेंस नहीं दिए तो सर्दी में यूक्रेन का वजूद मिट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और लेबनान में आरडीएफ का पेजर बम हमला, सैकड़ों हिज्ब। और लेबनान में आरडीएफ का पेजर बम हमला, सैकड़ों हिज्ब लड़ाके घायल हुए। हिज्ब के पेजर हैक करके विस्फोट, ईरानी राजदूत भी जख्मी हुए। पेजर इस्तेमाल करता है हिज्ब। तो देखिए, एक बहुत बड़ा हमला पेजर इस्तेमाल करके, हिज्ब के पेपर हैक करके विस्फोट, ईरानी राजदूत भी इसमें जख्मी हुए हैं और ये सैकड़ों हिज्ब लड़ाके घायल हुए हैं। हिज्ब क्योंकि पेजर इस्तेमाल करता है। तो देखिए, कुर्स्क कब्जे का हट यूक्रेन के लिए बेहद घातक साबित होने लगा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। रूस ने 38,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है और अब लगातार यूक्रेनी सैनिकों का संहार हो रहा है। कुर्स्क में सैन्य वाहनों और यूक्रेनी टैंक भी भस्म हो रहे हैं। माना जा रहा है कि सैनिकों के खत्म होने से यूक्रेन अपनी सुरक्षा करने लायक नहीं रहेगा और कुर्स्क की वजह से ज़ेलेंस्की पूरा यूक्रेन हार सकते हैं। डर यह भी है कि हार टालने के लिए ज़ेलेंस्की ज़ेपोरिजिया या कुर्स्क पावर प्लांट से परमाणु रेडिएशन का धमाका कर सकते हैं और पूरा यूरोप एटमी संकट से घिर सकता है। रूस के एक इलाके पर संपूर्ण शक्ति का संग्रह और बाकी इलाके चंद सैनिकों के भरोसे। ज़ेलेंस्की की ऐसी रणनीति ने रूस को जीत की नई उम्मीद दी है और नेटो को बहुत ज्यादा तनाव। कुर्स्क में अब यूक्रेनी फौज का टिके रहना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि रूस ने कुर्स्क में 38,000 सैनिकों की तैनाती की है। यूक्रेन के सैनिकों का संहार जारी है। यूक्रेन कुर्स्क के मुकाबले में पिछड़ता जा रहा है। यूक्रेन के पास रूस की विशाल सेना से मुकाबले के लिए सैनिक नहीं है। यूक्रेन के पास रूसी वायुसेना से मुकाबले के लिए एयर डिफेंस नहीं है। रूस के ग्लाइड बम, फैब बम से बचने का यूक्रेनी फौज के पास कोई साधन नहीं है। लेकिन ज़ेलेंस्की कुर्स्क मिशन को बंद करना नहीं चाहते। नतीजा यह हो रहा है कि कुर्स्क में रूसी सैनिकों की कामयाबी बढ़ती जा रही है और यूक्रेनी सेना के नुकसान का आंकड़ा बढ़ रहा है। ज़ेलेंस्की के लिए सबसे चिंता वाली बात है यूक्रेनी सैनिकों की लगातार मौत, जिसका आंकड़ा जल्द 1,500 हो सकता है। कुर्स्क में कई जगहों पर यूक्रेनी सैनिक घिर गए हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक लगातार सरेंडर कर रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक ग्लाइड बम का शिकार बन रहे हैं।
पुतिन कुर्स्क के विनाश का मन बना चुके हैं। पुतिन जानते हैं कि लगातार बमबारी से रूस का कुर्स्क खंडहर बन जाएगा। लेकिन पुतिन किसी भी कीमत में कुर्स्क में घुसे यूक्रेनी सैनिकों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं। रूस सीमा के करीब 2 और इलाकों को खाली करा रहा है। रिला और खोमोतोवस्की से लोगों को जल्द निकालना होगा। दोनों इलाके बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। रूस के इस ऑर्डर से मकसद साफ हो रहा है। रूसी वायुसेना हर उस इलाके को तबाह कर रही है जहां यूक्रेनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। बमबारी में रूसी नागरिकों की मौत न हो, इसलिए कुर्स्क के कई इलाके खाली करा लिए गए हैं। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन का खॉर्न ग्रुप कुर्स्क में घुसा है। यूक्रेनी खॉर्न ग्रुप रूस के सैनिकों पर लगातार हमले कर रहा है। अब खॉर्न ग्रुप को भी हवा से बमबारी करके खत्म करने का प्लान है। फिलहाल यूक्रेनी फौज कुर्स्क के ग्लुश्कोवो में इकट्ठा हो रही है। यहां से लोगों को निकाला नहीं जा सका है, इसलिए अब यहां रूसी वायुसेना का ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन बाकी इलाकों में रूसी फौज यूक्रेनी सेना से कब्जे वाले इलाके लगातार छीन रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि कुर्स्क में यूक्रेन के कब्जे वाले ज्यादातर इलाके खाली करा लिए गए हैं। और रूस रक्षा मंत्रालय का दावा है कि कुर्स्क के खोमुतोव्स्की और रील्स्की इलाके में रूसी सेना यूक्रेनी फौज को 15 किलोमीटर पीछे धकेल चुकी है और 1100 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। रूस ने दावा किया है कि कुर्स्क के उस्पेनोवका और बोरकी इलाके पर भी रूसी सेना का कब्जा हो चुका है और यूक्रेनी फौज को मोर्चा छोड़कर भागना पड़ा है। कब्जा छुड़ाने की इस भीषण जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन के 13,800 सैनिकों की मौत हो चुकी है और यूक्रेन के 115 टैंक को भी नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन की सेना कुर्स्क में पूरी ताकत के साथ दाखिल हुई थी ताकि रूसी सेना की डिफेंस लाइन को तोड़ा जा सके। कुर्स्क में रूसी सेना को खुद को मजबूत बनाने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन अब यूक्रेनी सेना अपने हथियार गंवाने के साथ ही सैनिकों को भी गंवा रही है। अब तक कुर्स्क में यूक्रेन के 44 लड़ाकू वाहन नष्ट हो चुके हैं। 729 बख्तरबंद गाड़ियां जल चुकी हैं। 439 सैन्य वाहन भस्म हो चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर आर्टिलरी और वाहनों को खोने के बाद यूक्रेनी सैनिक पैदल हैं और जंगलों में छिपकर युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों के पास राइफल, रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर जैसे हथियार ही बचे हैं। जबकि रूसी फौज आर्टिलरी, ड्रोन और लड़ाकू विमानों से हमले कर रही है। सोमवार को कुर्स्क में 350 सैनिकों की मौत हो गई। 2 टैंक और 13 वाहन नष्ट हो गए। यूक्रेन इसी तरह कुर्स्क में हर दिन मात खा रहा है क्योंकि रूसी सेना की ताकत अब बहुत ज्यादा हो चुकी है और यूक्रेनी सेना के पास कोई बैकअप नहीं है। दूसरे देश की जमीन पर युद्ध लड़ने के लिए सप्लाई लाइन का सक्रिय रहना बेहद जरूरी है, लेकिन सुमी की सप्लाई लाइन को रूस ने ब्लॉक कर दिया है। सुमी में मौजूद नेटो देशों के हथियारों को नष्ट कर दिया गया है। सुमी से बैकअप फायर देने वाली आर्टिलरी का बड़ा हिस्सा भी भस्म हो चुका है। यूक्रेन की लगातार नाकामी भी रूस को डरा रही है क्योंकि रूस को बहुत पहले पता चल चुका है कि हार से बचने के लिए यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका कर सकता है। कुर्स्क और ज़ेपोरिज़िया दोनों जगहों पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और इन दोनों जगहों पर यूक्रेनी फौज मौजूद है। ऐसे में रूस को डर है कि ड्रोन से यूक्रेन पावर प्लांट पर हमला कर सकता है ताकि कुर्स्क की हार को टाला जा सके।
दूसरी तरफ कुर्स्क के अलावा यूक्रेन के कई और इलाकों में रूसी सेना के हमले तेज हो गए हैं। सैनिकों की कमी के चलते यूक्रेन के बाकी इलाकों में रूसी सेना को बेहद तेजी से कामयाबी मिल रही है। यही वजह है कि अब कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कुर्स्क कब्जे के मिशन की वजह से ज़ेलेंस्की पूरे यूक्रेन को भी हार सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और लेबनान में ईरानी राजदूत एम अमानी घायल, ईरानी राजदूत के बॉडीगार्ड भी जख्मी हुए हैं। हिज़्ब लड़ाकों के पेजर रेडियो में धमाके, अब तक 1000 से ज्यादा के घायल होने की खबर है। आईडीएफ के पेजर हैक विस्फोट की तस्वीरें सामने आई हैं। लेबनान में घायलों की संख्या बढ़ रही है। सैकड़ों हिज़्ब लड़ाकों के पेजर हैक किए गए हैं। लेबनान से सीरिया तक सीरियल विस्फोट हो रहे हैं। लेबनान सीरिया में सैकड़ों धमाके हुए, सैकड़ों हिज़्ब लड़ाकों के पेजर हैक किए गए। देखिए, इस बात को समझिए, जो हिज़्बुल्लाह के लड़ाके हैं वो पेजर यूज करते हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और पेजर में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं उनको हैक किया गया है और फिर उनमें सीरियल धमाके किए गए हैं, लेबनान से लेकर सीरिया तक। और सैकड़ों हिज़्ब लड़ाके इस धमाके की वजह से घायल हुए हैं सीरियल विस्फोट में। अब देखिए कैसे धमाके हो रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये लाल घेरे में जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए कैसे पेजर फट रहे हैं। ये देखिए, ये पेजर फटा। ये पेजर यूज करते हैं हिज़्बुल्लाह के लड़ाके। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये विस्फोट हो कैसे रहा है, कौन इनको हैक कर रहा है। इसमें ईरानी राजदूत मुस्तफा अमानी मुस्तफा भी घायल हुए हैं। सोचिए, एक एम्बेसडर तक इसमें घायल हुआ है। देखिए, एक काउंटर पर पेजर था और कैसे अचानक वो फट गया। आसपास जो लोग थे वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। मुस्तफा अमानी इसमें घायल हुए हैं, जो कि लेबनान में ईरान के राजदूत है। ये है पेजर अटैक की स्टोरी। देखिए कितना बड़ा यहाँ पर एक हैक हुआ है। किसने हैक किया, इसके पीछे किसका हाथ है? इजराइल है, अमेरिका है, कोई थर्ड पार्टी है? कौन है जो हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों के पेजर, ईरानी राजदूत के पेजर को हैक कर रहा है और उसके बाद उनको विस्फोट कर रहा है? आईडीएफ क्या इसको कर रही है? क्या आईडीएफ यहाँ पर इस तरह से अटैक कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेबनान से लेकर सीरिया तक ये सीरियल विस्फोट हुए। तो ये इजराइल का हिज़्बुल्लाह पर हैक अटैक है। हैक अटैक कैसे? जो पेजर हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं और कैसे यहाँ पर आप देखिए, ये जो पेजर हैं वो यहाँ पर ब्लास्ट हुए हैं। ईरान के राजदूत तक घायल हुए हैं। इसमें हिज़्ब लड़ाकों के पेजर और रेडियो में धमाके किस तरह से हो रहे हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इसमें आईडीएफ के पेजर हैक विस्फोट की तस्वीरें हैं। लेबनान में घायलों की संख्या बढ़ रही है। सैकड़ों हिज़्ब लड़ाकों के पेजर हैक हुए हैं। लेबनान से सीरिया तक ये सीरियल विस्फोट हुए हैं। लेबनान और सीरिया में सैकड़ों धमाके हुए हैं। सैकड़ों हिज़्ब लड़ाकों के पेजर हैक किए गए हैं। देखिए कैसे उनके पेट में जख्म हुआ है, कैसे उनको चोटें आई हैं, कैसे वो घायल हुए हैं, कैसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। लेफ्ट साइड की जो तस्वीर है उसमें देखिए कैसे वो वहां पर लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं हम, एक काउंटर पर पेजर रखा था और कैसे वो फट गया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। हम वो पेजर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। वो तस्वीरें भी आने वाली हैं जहां पर पेजर कैसे फटे हैं, वो पेजर भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस पेजर की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए, ये है एक बहुत बड़ा अटैक आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से। आईडीएफ, इजराइल, मोसाद, आखिर इसके पीछे किसका दिमाग है? कौन है जो इस तरह से हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बना रहा है? अब तक 1000 से लड़ाकों को बैठे बैठे घायल कर दिया गया उन्हीं के पेजर के जरिए। अब देखिए, एक बाजार में कहीं आप देख सकते हैं पेजर रखा था, वहां पर कुछ औरतें दिखाई दे रही हैं आपको। एक काउंटर पर पेजर रखा है और कैसे वो पेजर फटा। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, ये क्या हो रहा है? कौन है इस पेजर अटैक के पीछे? देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो लगातार रिपोर्ट आ रही है इसके बारे में जरूर ये बताया नहीं गया है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन जिस तरीके से पूरा एक्सप्लोजन हुआ है खासतौर पर सीरिया में, एक बार फिर से इंडिकेशन हुआ है कि ये शायद इजराइल की तरफ से किया गया। हालांकि अभी तक इसके बारे में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 4 लोगों के इंजर्ड होने की जानकारी इसमें मिल रही है। लेकिन जिस तरीके का ये अटैक है, जिस तरीके का आप इसको देख सकते हैं, उससे ये जरूर इंडिकेट किया जा रहा है। लेकिन अभी इसमें और भी कई क्लैरिफिकेशन है गौरव, जो आनी बाकी है।
लेकिन सुमित, जिस तरह से ये अटैक हुआ है, मोसाद का स्टाइल इसमें बहुत क्या मैच करता है? क्या इसके पीछे मोसाद भी हो सकता है? क्योंकि एक पैटर्न है, हिजबुल्लाह के लड़ाके पेजर इस्तेमाल करते हैं और लेबनान से लेकर सीरिया तक उन्हीं के पेजर में विस्फोट हो रहे हैं। और ईरान, देखिए सुमित, मैं आपको रोकूंगा, एक तस्वीर आई है पेजर की, ये तस्वीर देखिए, ये पेजर की तस्वीर आई है, फटा हुआ पेजर कैसे एक शख्स अपने हाथ में दिखा रहा है। अब सोचिए, चलते फिरते बॉम्ब बन चुके हैं ये पेजर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए। ये पेजर जो उनके लिए कम्युनिकेशन का काम करते हैं, अब उनके लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। और ये पेजर की तस्वीरें देखिए, इस पर डेट भी है 17 तारीख की, 17 सितंबर की तस्वीरें हैं। ये बता रहा है कि कैसे ये पेजर एक बहुत बड़ा अटैक का साधन बन गए हैं यहां पर इजराइल के लिए। सुमित, मैं वही कह रहा था, क्या इसके पीछे मोसाद का हाथ भी हो सकता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपने जिस तरीके से दर्शकों को बताया कि पेजर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार इसका इंटरप्शन जो होता है, इसका सर्वेलेंस जो होता है बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में हिजबुल्लाह खासतौर पे ऐसे पेजर्स का इस्तेमाल करता है। और ना सिर्फ इसका इस्तेमाल साउथ लेबनान में किया जाता है, लेबनान में किया जाता है, बल्कि सीरिया के बॉर्डर में, सीरिया में भी किया जाता है, क्योंकि इससे टेक्स्ट मैसेज बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैक नहीं हो पाता है। टेक्स्ट मैसेज आता है और इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह अभी बहुत, आप कह सकते हैं कि रिसेंटली करना शुरू किया था। और ये एक बहुत सक्सेसफुल इनका मैसेजिंग, आप कह सकते हैं कि एक मीडियम बना था जिससे वो लगातार अपने इनपुट्स के बारे में, अपने सर्वेलेंस के बारे में या फिर अपनी लोकेशंस के बारे में सारी चीजें साझा करते थे। लेकिन अब इस तरीके के पेजर अटैक से ये बताया जा रहा है कि अब ये एक तरीके से इंटरसेप्ट कर लिया गया है और ये बड़ा चैलेंज बन गया है खासतौर पर हिजबुल्लाह के खुद के लिए, और इजराइल ने इसको डिकोड कर लिया है। निशान चतुर्वेदी मेरे एक सहयोगी और जुड़ चुके हैं मेरे साथ। निशान, देखिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, इजराइल और गाजा में जो कुछ चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच, हिजबुल्लाह के बीच, उस बीच हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास जो पेजर हैं वो फट रहे हैं। 1000 से ज्यादा पेजर फट चुके हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल हो चुके हैं, ईरान के राजदूत घायल हो चुके हैं। क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, मैं आपको अभी इस वक्त की अपडेट जो है वो बताना चाहूंगा। पहला अपडेट, करीब 1500 लोग घायल हैं, नंबर 1। नंबर 2, बेरूत के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरह भर चुके हैं। नंबर 3, रेड क्रॉस ने लेबनान में 50 एडिशनल एम्बुलेंसेज और 300 पैरामेडिक उनका जो है अरेंजमेंट करने के लिए कहा है। नंबर 4, ईरान के एम्बेसडर जो लेबनान में हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। नंबर 5, 70 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके जो हैं वो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। नंबर 6, कई सारे लोग है ना, रिपीट, कई सारे लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी आ रही है। अब इस खबर की डिटेलिंग में आपको बताना चाहूंगा। हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सुबह एक इंस्ट्रक्शन आया था कि साउथ लेबनान को इवैक्यूएट किया जाए। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है, यानी कि इस वक्त जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो सब्जी वाले की रेडी हो, चाहे वो मटन शॉप हो, चाहे वो प्रोविजन की शॉप हो, हर जगह लोगों के पास जो पेजर्स थे उनमें एक्सप्लोजन होने शुरू हो गए। सबसे चिंताजनक बात क्या है? सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये जो पेजर्स के एक्सप्लोजन हुए हैं, ये वो पेजर्स हैं जो कि रिसेंटली एक्वायर किए गए थे। हिजबुल्लाह के लोग जो हैं वो पुराने मॉडल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दोनों में जिस तरीके से बैटरीज के एक्सप्लोजन हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, ये एक बहुत बड़ा वार्निंग कॉल है। रॉयटर्स के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो ये है, हिजबुल्लाह ने नए मॉडल के पेजर्स अभी यूज करने शुरू किए थे, लेकिन जो धमाके हुए हैं वो दोनों में हुए हैं। निशान मुझे एक जानकारी दीजिए, क्या इसमें मोसाद का हाथ हो सकता है? क्या किसी तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक करके ये धमाका किया गया है? क्या लगता है इसके पीछे क्या टेक्निकलिटीज दिखती हैं? देखिए, कल मोसाद का हाथ हो सकता है, नहीं हो सकता है, किसी भी इंटेलिजेंस का हाथ बताना मुश्किल है, लेकिन अपने आप समझ में आ जाता है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, इस चैनल के व्यूअर्स हैं, वो बहुत समझदार हैं। कल इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक में लगभग ये फैसला हो गया कि एक ऑपरेशन किया जाएगा, जिससे कि जितने भी लोग हैं वो नॉर्दर्न इजराइल में वापस जा सके। इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में विवाद था, यहां तक कि डिफेंस मिनिस्टर को बदलने तक की बात हो रही थी। लेकिन आज सुबह से जो कुछ भी हुआ है
ये अपने आप में एक बहुत चिंताजनक मामला है। नई तस्वीर आई है, ये नई तस्वीर पेजर ब्लास्ट की आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए बाजार में, भरे बाजार में पेजर फट रहे हैं। ये सब्जी मंडी देखिए जहां पर लोग सब्जियां खरीद रहे हैं और वहीं पर पेजर फट गया। आप सोचिए, लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस जेब में वो कम्युनिकेशन का साधन रखकर चल रहे हैं पेजर, वही उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा। कैसे एक शख्स धमाके में घायल हुआ और गिर गया, आप देखिए। ये लेबनान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, ये तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है, इसमें तो बहुत संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कौन हिजबुल्लाह का लड़ाका है, कौन आम आदमी, कुछ नहीं पता। निशान 1500 का नंबर दे रहे हैं, ये नंबर तो आगे बढ़ सकता है। देखिए निश्चित तौर पर देखिए अभी नंबर क्लेरिफाई नहीं है, नंबर इसको बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि एक्सप्लोजन जो है वो लिथियम बैटरीज के अंदर किया गया, यानी पेजर के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल होती है ये उनकी वजह से वो लिथियम बैटरीज थी। और अभी कहा यह जा रहा है कि इसको लेकर इजराइल को जानकारी पहले से थी कि इन्होंने, हिजबुल्लाह ने अपने बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का तरीका बदल लिया है। वो सैटेलाइट फोनों की मदद से या दूसरे डिवाइसेस की वजह से के तरीकों से अभी बातचीत नहीं कर रहे, वो लगातार पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पेजर्स करीबन 1200-1400 हो सकते हैं जो लगातार उनके इस्तेमाल करने के नंबर बताए जा रहे हैं। अब इन्हीं को ट्रैक करते हुए इन पेजर्स के अंदर ब्लास्ट किया गया। लेकिन अभी ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि कैसे किया गया, कैसे इसको अंजाम दिया गया। और ये निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह के पीछे लगातार अगर आप देखें, इजराइल बहुत लंबे समय से लगा हुआ था, उनके कम्युनिकेशन टावर्स को लगातार अटैक कर रहा था, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को अटैक कर रहा था गौरव, लेकिन फिर भी उसको कोई कामयाबी नहीं मिली थी हिजबुल्लाह के अटैक्स को रोकथाम करने के लिए। तो ये बाद में पता लगा कि अब हिजबुल्लाह जो है नए, यानी पुराने पेजर्स का इस्तेमाल कर रहा है नए तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए। और इसी वजह से फिर इन पेजर्स के इस्तेमाल को लेकर टारगेट किया। हालांकि देखिए अभी ये भी कहा गया कि जो ईरानियन डिप्लोमेट की बात की जा रही थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव की बात करी थी, उन पर जो उनको जो क्षति पहुंचे या फिर जो उनको नुकसान हुआ है वो पेजर के इस्तेमाल करने से नहीं हुआ है, वो उनके साथ में जो मौजूद थे उनके इस्तेमाल करें। तो निश्चित तौर पर आप इसको समझिए कि ये एक बड़ा सेटबैक है, खासतौर पे अगर आप कह सकते हैं कि बड़ा आपके लिए बड़ा, इजराइल के लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कि उन्होंने उस कम्युनिकेशन को ट्रैक कर डिकोड कर लिया और उसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह पर ही अटैक करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए किया है। बिल्कुल, आपके साथ रहिए सुमित। देखिए हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए कोई प्लान अटैक है क्या? निशांत चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े हुए। निशांत, अच्छा निशांत के साथ हम बात करेंगे आगे, लेकिन ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे एक बड़ा अटैक हिजबुल्लाह के खिलाफ हुआ है, ईरान की प्रॉक्सी के खिलाफ हुआ है। ईरान के राजदूत इसकी चपेट में आए हैं जो लेबनान में हैं, और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अगर तो इसका मतलब है कि अब इसका क्या असर होगा आगे, और क्या इस तरह इसका रिटेलिएशन होगा, क्या इसका जवाब देगा हिजबुल्लाह, अब ये देखना होगा। लेकिन अपनी तरह का एक अलग तरह का अटैक जहां लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। लोग सोच रहे होंगे ईरान मिसाइल दागेगा, इजराइल बॉम्ब दागेगा, इजराइल बड़े बड़े लड़ाकू विमानों से हमला करेगा, लेकिन क्या इजराइल ने एक पेजर जो कि उनके रोजाना की जिंदगी का हिस्सा है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों के, उसको अपना हथियार बना लिया? क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के पेजर के जरिए ही उसके लड़ाकों को उस निशाना बना लिया? यह बहुत बड़ी इस वक्त की खबर है, पूरी दुनिया में इसको लेकर बात हो रही है, हड़कंप मचा हुआ है मिडिल ईस्ट में कि आखिर किसने ये किया है। और फिर अगर ऐसा है, पेजर को अटैक किया है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। सुमित, अगर पेजर में लिथियम बैटरी को टारगेट किया गया तब तो फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि लिथियम बैटरी का इस्तेमाल कहां का हम सब जानते हैं। और लिथियम बैटरी का इस्तेमाल, और इससे कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि कहा यह जाता है कि जो भी एक लिथियम बैटरी होती है वो खासतौर पर जिस तरीके से वो और एक बड़ी खबर देखिए आ रही है, लेबनान में हर कोई पेजर फेंक रहा है, क्योंकि हर कोई अब इससे डर रहा है। लेबनान सरकार ने पेजर फेंकने को कहा। लेबनान सरकार ने कहा कि पेजर फेंक दो, क्योंकि अब पेजर उन्हीं की जान का दुश्मन बन गया है। लेबनान में पेजर ब्लास्ट में ईरानी राजदूत मुस्तफा अमानी भी घायल हो गए। लगातार पेजर में विस्फोट हो रहे हैं, और यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की लेबनान सरकार ने पेजर फेंकने को कहा है। देखिए, दुनिया में पहली बार पेजर हैक करके धमाका हुआ है। लगातार पेजर में विस्फोट हो रहे हैं। दुनिया में पहली बार पेजर को टारगेट करके किसी को निशाना बनाया गया है। दुनिया में पहली बार इतने बड़े स्तर पर पेजर अटैक हुए हैं। लेबनान में हर कोई पेजर फेंक रहा है। वहां की सरकार ने कहा है पेजर फेंक दो। वहां की सरकार कह रही है पेजर इस्तेमाल मत करो।
देखिए ये बहुत बड़ा इस वक्त का अपडेट है। सुमित मेरे साथ हैं। सुमित, क्या ये माने कि पेजर को हथियार बनाकर हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बहुत बड़ा अटैक और दुनिया में अपने आप का पहला अटैक? बिल्कुल, देखिए अपने आप में अद्भुत। मोसाद इन्हीं चीजों के लिए जाना भी जाता है। मोसाद जिस तरीके के अटैक करता है या फिर जिस तरीके से अटैक करता है वो हमेशा से एक नया आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट होता है या फिर एक नया तरीका होता है। और अभी जो रिपोर्ट्स मिल रही है गौरव, वहां से या लगातार लेबनान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रही है कि खास तौर पर लेबनान के जिस इलाकों में जहां पर भी हिजबुल्लाह के लड़ाके छुपे थे या फिर वो मौजूद थे, वो जहां पर भी मार्केट में या कहीं पर भी उनके ऊपर किस तरीके से ये अटैक हुआ है, किस तरीके से वो जो इस्तेमाल कर रहे थे तभी ये ब्लास्ट हुआ, तो निश्चित तौर पर दिखाता है कि एक तरीके से एक बड़ा आप कह सकते हैं कामयाबी है मोसाद के लिए या फिर इजराइल की एजेंसीज के लिए कि उसने ना सिर्फ इसको डिकोड किया बल्कि इसका इस्तेमाल किया अटैक करने में हिजबुल्लाह के सारे कम्युनिकेशंस को या फिर उनके OGWs को। तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एक बड़ा एक उपलब्धि है खासतौर पे अगर देखा जाए तो मोसाद की। और ये अभी हालांकि अभी भी कई रिपोर्ट्स लगातार गौरव आपको बताऊं कि सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे ये अटैक किया गया, कहां पर ये अटैक हुआ। पेजर के बाद अब रेडियो सेट्स में भी धमाके शुरू हो गए हैं। ये हो क्या रहा है? हिजब के रेडियो सेट फट रहे हैं। अब अभी पेजर फट रहे थे, अब रेडियो सेट भी फटने लग गए हैं हिजबुल्लाह के। आखिर कौन है इसके पीछे? हिजबुल्लाह ने लड़ाकों से पेजर फेंकने को कहा है, पेजर में धमाके हो रहे थे। सुमित, अब तो रेडियो में भी धमाके होने लग गए। बिल्कुल, देखिए पेजर, रेडियो, कई चीजें हैं जो ये बताई जा रही है जिनका इस्तेमाल किया गया। ये कैसे किया गया है इसको लेकर अभी जानकारी आना बाकी है, लेकिन ये जरूर है कि अगर ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल जिसका बेनिफिट हिजबुल्लाह उठा रहा था, अगर उसी का इस्तेमाल इजराइल ने कर लिया हो खासतौर पर उनको अटैक करने के लिए, तो एक तरीके का बड़ा सेटबैक है। और अब इसको हिजबुल्लाह कैसे आप कह सकते हैं कि इसको काउंटर करेगा, ये बड़ा चैलेंज होगा उसके सामने। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। और हिज्ब ने कहा है सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध लग गई है। इन तस्वीरों को देखिए कैसे अब ये रेडियो सेट और पेजर फट रहे हैं लेबनान में, सीरिया में। अटैक पर हिजबुल्लाह का पहला बयान भी आ गया है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध लगी है। इजराइल ने पेजर हैक करके लेबनान और सीरिया में धमाके किए हैं। अटैक पर हिजबुल्लाह का बयान आ गया है और उसने कहा है कि अपने आप में पहली तरह का अटैक है और ये सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विनोद, ब्रिगेडियर दत्ता, आपको क्या लगता है सर, ये क्या समझ में आ रहा है? पेजर अटैक, रेडियो अटैक, लेबनान में पेजर फट रहे हैं, रेडियो फट रहे हैं। देखिए, जिस तरह से इजराइल ने इंटेलिजेंस गैदर की थी और जिस तरह से हिजबुल्लाह अपनी जो ऑपरेशंस है उनको प्लान कर रहा था, और क्योंकि इजराइल पे आयरन डोम सिस्टम काफी इफेक्टिव है, लेकिन जब ये अक्टूबर में पिछली साल जब अटैक हुए थे तो काफी उसमें टिंकरिंग हुई थी और उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया था। लेकिन जिस तरह से पेजर्स वगैरह को ये ब्लास्ट किया जा रहा है, जिस तरह से और जो रेडियो सेट्स हैं, क्योंकि सबसे एम जो है इजराइल का वो है कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो, क्योंकि जो भी ये इस तरह के मॉड्यूल्स होते हैं या इस तरह की तंजीमें होती हैं वो ऑर्गेनिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो इजराइल का सबसे बड़ा एम यही है कि वो कैसे एक जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है उसको करे और फिर उसके बाद वो जैसे ब्रिगेडियर दत्ता, मैं आपको रोकूंगा थोड़ी देर के लिए। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त और यहाँ पर हिज्ब के ट्रांसमीटर में भी विस्फोट शुरू हो गए हैं। पेजर, रेडियो और अब ट्रांसमीटर। हिज्ब से पेजर, ट्रांसमीटर, रेडियो सेट फटे। हिज्ब के पेजर, ट्रांसमीटर, रेडियो सेट फटे। कुछ दिन पहले ही ये पेजर खरीदे गए थे और अब तो पेजर के साथ साथ रेडियो भी फट रहे हैं और रेडियो के साथ साथ ट्रांसमीटर भी फट रहे हैं। अब ये देखिए सड़कों पर धमाके शुरू हो गए। वहाँ पर कैसे सड़क पर लोग वहाँ पर आपको दिख रहे होंगे गिरते हुए। ये दिखा रहा है कि कैसे एक बहुत बड़ा अटैक हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने किया है। ब्रिगेडियर दत्ता, ट्रांसमीटर, रेडियो, पेजर, क्या कॉमन नजर आ रहा है? देखिए, आज की जो टेक्नोलॉजी है वो ब्रिगेडियर दत्ता, सॉरी रोकूंगा, एक बड़ी खबर और है। हिज्ब ने 3 महीने पहले खरीदे थे पेजर। 3 महीने पहले जो पेजर खरीदे गए थे वो फट रहे हैं। हालांकि निशान बता रहे थे कि पुराने पेजर में भी धमाका हुआ है। 3 महीने पहले हिज्ब ने ये पेजर खरीदे थे और अब वो फट रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिज्ब ने 3 महीने पहले लेटेस्ट वर्जन खरीदे थे और ये जॉर्डन से खरीदे गए थे। तो क्या जॉर्डन के जरिए पेजर नहीं बल्कि मौत आई है?
क्या हिज्ब ने 3 महीने पहले पेजर नहीं मौत खरीदी थी? क्योंकि वही पेजर अब एक एक करके फट रहे हैं और 1500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, रेडियो फट रहे हैं, ट्रांसमीटर फट रहे हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, जॉर्डन के जरिए क्या आपको लगता है मोसाद ने खेल कर दिया? हाँ बिल्कुल, मोसाद एक बहुत ही आला दर्जे की इंटेलिजेंस एजेंसी है और जिस तरह से देखिए इजराइल में कोई भी ऑपरेशन जो प्लान किया जाता है उसका जो सृजन है वो बहुत पहले कर लिया जाता है। और जिस तरह से इजराइल हिजबुल्लाह और इनको लूज रोप दे रहा था, इजराइल उनको टाइम नहीं दे रहा था, इजराइल खुद टाइम गेन कर रहा था। और आजकल इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन टेक्निकल बैटल एरिया है और इसकी वजह से वहां जितने भी इस तरह के अटैक होंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर कम्युनिकेशंस पे अटैक किया जा रहा है, क्योंकि खासकर जो एडवांस कंट्रीज हैं, चाहे आप अमेरिका लें या इजराइल लें, उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है कि वो आपका जो सिस्टम है उसको पूरा हैक करके या तो उसके अंदर ब्लास्ट कर सकते हैं या उसके अंदर उनको इस तरह से वो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर सकते हैं कि वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहेंगे। और कम्युनिकेशन देखिए आजकल अगर इलेक्ट्रॉनिक ब्लाइंडिंग हो गई है ऑपरेशंस में तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इतनी डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गई है। तो वहां के जो हिजबुल्लाह के जो मॉड्यूल्स हैं वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, वो जो बाकी तंजीमें हैं वहां से कोई इमदाद नहीं ले पाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इजराइल का एक बड़ा बढ़िया मास्टर स्ट्रोक है। बहुत बढ़िया मास्टर स्ट्रोक इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ, ये कहते हुए डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर दत्ता। लेकिन ये जो है अब ये क्या इसका असर आगे होगा ये देखना होगा। जनरल सिन्हा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। जनरल सिन्हा सर, अपने आप में पहला अटैक दिख रहा है जहां पेजर, रेडियो, ट्रांसमीटर फट रहे हैं और वहां लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। उनके जेब में मौत रखी है कि पेजर रखा है? ये आपको कैसा लगता है अटैक? क्या दिख रहा है आपको, क्या हो रहा है वहां? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं लेबनान के अंदर में, ये टेक्नोलॉजी का एक ऐसा प्रयोग है और इसका ऐसा, क्योंकि एआई के अंदर में जैसे आप देखें से ड्रोन्स ऑल ऑफ अ सडन चीजें आई हैं, उसी तरह आजकल जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, यदि वो आप उसको करप्ट कर लें और उसकी ब्लास्ट करवा दें तो ये एक नया टेक्नोलॉजी आया है। आपके इक्विपमेंट भी ऐसे हैक किए जा सकते हैं, इसकी ब्लास्ट कोई यूज करता है। जैसे आप ड्रोन्स को ही चलाने वाला अपने को जब वो जॉयस्टिक को पकड़ा हुआ तो उसको भी ब्लास्ट करने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो ये टेक्नोलॉजी का है और ये जो मॉडर्न वॉरफेयर, जो हाइब्रिड वॉरफेयर में एक नया आयाम जुड़ा है और इस तरह के आयाम अभी आप बहुत ज्यादा देखेंगे। सर मैं रोकूंगा आपको। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर। पेजर हमले में सांसद के बेटे की मौत हो गई है। पेजर ब्लास्ट में लेबनान में एक सांसद के बेटे की मौत हो गई है। सांसद अली अम्मार के बेटे की मौत। हिजबुल्लाह का लीडर है अली अम्मार और उसके बेटे की मौत हो गई है। तो अब ये अटैक बहुत बड़ा होता हुआ, इसका असर बड़ा होता हुआ, ईरान के राजदूत इसकी चपेट में आ गए और हिजबुल्लाह लीडर अली अम्मार जो कि लेबनान में सांसद हैं, उनके बेटे की भी इसमें मौत हो गई है। ये जनरल सिन्हा, अब तो लगता है कि हिजबुल्लाह इसका बहुत बुरा जवाब देगा और इजराइल को तैयार रहना होगा इसके लिए। देखिए, इजराइल तो ऑलरेडी तैयार है। जैसा मुझे कल ही आपको पता होगा कि उन्होंने इजराइल ने कहा था कि आप सदर्न लेबनान से उनको खाली कीजिए, जिस तरह से गाजा को उन्होंने खाली करवाया था। और उन्होंने पूरी 2 वहाँ पर डिवीजन लगा रखी है, अल्पाइन ब्रिगेड लगा रखा है आपके गुलान हाइट में। तो वो तो ग्राउंड एक्शंस के लिए तैयार हैं। देखिए, उसको अमेरिका रोक रखा है। अमेरिका ये कहता है कि वहाँ पर जो हिजबुल्लाह के रदवान फोर्सेस हैं, ब्रिगेड लगी हुई है, वो 10 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। नहीं तो ये मेरे ख्याल से 2 दिन 48 घंटे पहले ही हो जाता। मुझे शायद ऐसा अंदेशा था कि इनकी ऑफेंसिव होगी अभी, मगर 48 घंटे पहले हो जाता है। 48 घंटे पहले हो जाता आप ये कह रहे हैं। लेकिन ये ब्रिगेडियर दत्ता, आपको क्या लगता है यहाँ पर ये जो पेजर अटैक हुए हैं, ये जो रेडियो ट्रांसमीटर फटे हैं, क्या अमेरिका से मंजूरी ली गई होगी इसमें? क्या इजराइल ने अमेरिका को बताया होगा? और ये जो है अब ये कितना बड़ा जंग का कारण बन सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि 2016 के बाद हमने अमेरिका के साथ कई करार किए थे, क्योंकि अमेरिका अभी कम्युनिकेशन पॉलिसीज में अपना एक, वो कहते हैं ना कि तुरुप का जो इक्का होता था उसको हमेशा रखता था।
लेकिन भारत ने उसको बोला था कि साहब जो कंपैटिबिलिटी है वहां तक तो बात सही है, लेकिन जो सीक्रेसी डिवाइसेस हैं, जो एप्लिक यूनिट्स हैं, इसमें वो हमारी होंगी, या जो की होंगी सीक्रेसी डिवाइसेस की वो होंगी, क्योंकि मैं एक प्रोक्योरमेंट डेलीगेशन में गया था वहां। और ये सर एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकूंगा। देखिए लगातार खबरें आती जा रही हैं और ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है। लेबनान पेजर धमाके में 5 की मौत हो चुकी है, जिसमें सांसद का बेटा भी शामिल है। 1,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पेजर सेट में धमाके से कई हिजबुल्लाह कमांडर घायल हुए हैं और मरने वालों में लेबनानी सांसद का बेटा भी शामिल है। तो लेबनान पेजर धमाके में 5 की मौत हो चुकी है, 1,500 लोग घायल हुए हैं और लेबनान की सरकार ने कहा है, हिजबुल्लाह ने कहा है कि पेजर फेंक दे। तो इस खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या इलॉन की स्पेसएक्स स्टारशिप लॉन्च होने वाली है? 25% यस, 75% नो। क्या दिल्ली में ट्रैफिक चालान पर 50% की राहत मिलेगी? 70% यस, 30% नो। क्या भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए बजट बढ़ेगा? 55% यस, 45% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.